So let's start with financial instruments, Indian Accounting Standard 32, 107, 109. बेसिकली हम यहाँ पे समराइज करेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 और 109. चलिए, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? विच इज अ फाइनेंशियल एसेट फॉर वन एंटिटी और एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी फॉर अनदर एंटिटी. एक के लिए फाइनेंशियल एसेट है, दूसरे के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी. एक फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? राइट टू रिसीव कैश, कैश इक्विवेलेंट या कोई और फाइनेंशियल एसेट, कॉन्ट्रैक्चुअल रहना चाहिए. वहीं फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन टू पे कैश, कैश इक्विवेलेंट या कोई और फाइनेंशियल एसेट. एंड इक्विटी इज रेसिडुअल इंटरेस्ट, मतलब सब पूरा का पूरा सब पे करने के बाद अगर कुछ बच गया तो वो मिलेगा, बाकी वो भी मांगने का राइट नहीं है, ऑन लिक्विडेशन रहेगा. ठीक है. नाउ इसके अलावा a contract which is to be settled in fixed number of equity shares, residual interest and contract to be settled in fixed number of equity shares is considered to be equity, and a contract to be settled in variable number of equity shares is considered to be a financial liability. ठीक है. कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी उसके अंदर इक्विटी एलिमेंट भी होता है और उसके अंदर लाइबिलिटी एलिमेंट भी होता है, उनको बोलते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. ऐसे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग अलग कैसे करते हैं? देखिए, सपोज देर आर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 5 लाख रुपीज 5 लाख 10% डिबेंचर्स विच मार्केट रेट इज 12% एंड दे आर कन्वर्टेबल इनटू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स. तो एक तरफ इंटरेस्ट देना है, ऑब्लिगेशन टू पे है विच इट इज अ लायबिलिटी, और एक तरफ फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्जन राइट that tells you that it is equity. Now this is a 3-year instrument. तो अब हम क्या करते हैं? हम इसे डिस्काउंट करते हैं 12% पे कि जब मार्केट रेट 12% है, कोई आपका 10% का इंस्ट्रूमेंट क्यों लेगा? उसका सिंपल से जवाब है कि एंड में इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं विच इज फिक्स्ड, उनकी वैल्यू 5 लाख से ज्यादा हो सकती है, कंपेरेटिव रिस्क 2% का ही है, इसीलिए लोग ऑप्ट कर सकते हैं लेने के लिए. तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? हम जो डेट कंपोनेंट निकालेंगे वो बोलेंगे कि उसकी एक्चुअली जो वैल्यू है वो है जो इंटरेस्ट है 50,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12% 3 years प्लस प्रिंसिपल 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय पीवी फैक्टर 12% 3 years. तो ये हो जाएगा 120090 प्लस 355,850 475,940. इसका मतलब इक्विटी एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पे 5 lakhs जो हमें ओरिजिनली पैसे मिले हैं, और 475,940 24060. तो इसमें ये बोलता है कि 5 लाख कैश है, कैश डेबिट, 475,940 के डिबेंचर्स दिखाओ 475,940, और 24060 विल बी कंसिडर्ड टू बी इक्विटी. ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में भी इक्विटी के अंदर में ही दिखता रहेगा. आई होप यहाँ तक के आप लोगों को क्लियर होगा. तो ये आप लोगों को एक बेसिक पूरा का पूरा डिटेल मिलता है कि एक फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, एंड अदर एस्पेक्ट्स. वी मूव टुवर्ड्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 109, जहां पे अब फर्दर क्लासिफिकेशन होगा कि एक फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग 3 तरीकों से हो सकती है: अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, एफईटी, ओसीआई एंड एफईटीपीएल. ये डिपेंड करता है 2 कंडीशंस के सेटिस्फैक्शन पे. एक है बिजनेस मॉडल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट का सेटिस्फैक्शन. ठीक है ना, बिजनेस मॉडल, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट. बिजनेस मॉडल का कंडीशन अगर ये है कि इंटेंशन टू होल्ड टिल मैच्योरिटी है आपका, मतलब जब तक मैच्योर नहीं होता इंस्ट्रूमेंट हम होल्ड करेंगे. एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो की 3 कंडीशंस: मैच्योरिटी डेट पता है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे मिल रहा है, और प्रिंसिपल इनिशियली पता है कि मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलने वाला है, यानी कि फिक्स्ड है. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो की, एंड इंटेंशन टू होल्ड टिल मैच्योरिटी वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है बिजनेस मॉडल की, तो हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से होगी. अगर
पहली ही कंडीशन बिजनेस मॉडल की सेटिस्फाई नहीं हो पर कंडीशन दूसरी सेटिस्फाई हो जाए, विच इज इंटेंशन टू री इन्वेस्ट, यानी इंटेंशन टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो जब तक बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती, और जैसी बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हम ये वाला इंस्ट्रूमेंट बेच के वो इंस्ट्रूमेंट खरीद लेंगे। यानी बेटर अपॉर्चुनिटी मिली तो बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से होती है। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, जैसे पहला कंडीशन जो बिजनेस मॉडल का सेटिस्फाई हो रहा है, इंटेंशन टू होल्ड टिल मैच्योरिटी, पर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो की कोई एक आध कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, जैसे कि मैच्योरिटी डेट फिक्स्ड नहीं है, शेयर्स है, मैच्योरिटी तक होल्ड करना पर शेयर्स की कोई मैच्योरिटी नहीं होती, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग भी फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होगी। इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे नहीं है, कोई और अमाउंट पे है, या प्रिंसिपल का अमाउंट पता नहीं है, तो क्या ये इंस्ट्रूमेंट एक डेरिवेटिव है? अगर डेरिवेटिव है तो उसकी अकाउंटिंग होगी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये डेरिवेटिव नहीं है तो उसकी अकाउंटिंग होगी फिर फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसके अलावा हर इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए है या मैनेजमेंट वॉलंटरली फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे दिखाना चाहता है, उसकी अकाउंटिंग एफवीटीपीएल पे होती है। ट्रेडिंग वाले या वॉलंटरली या जो बिजनेस मॉडल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये मैंने आपको चार्ट बना के दिया है एक फाइनेंशियल एसेट का। फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग करते समय इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू पे होता है। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाले क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड किया जाता है, जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रहा है वो भी इंक्लूड किया जाता है। बाकी सभी की अकाउंट जो अगर एफईटीपीएल की अकाउंटिंग की बात करें तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में अफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न से जो भी रिटर्न है वो आपका पीएनएल में जाता है, एफईओसीआई में फेयर वैल्यू डिफरेंस ओसीआई में जाता है, और एफईटीपीएल में फेयर वैल्यू डिफरेंस पीएनएल में जाता है। इनका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी हम लोगों ने ऊपर जो डेट कंपोनेंट निकाला था, ये डेट कंपोनेंट सपोज जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो डेट है उसके ऊपर उसे सपोज उसका इंटेंशन पूरे 3 साल होल्ड करने का है, मैच्योरिटी डेट पता है 3 साल, प्रिंसिपल ऑन मैच्योरिटी फिक्स्ड है, उसे 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, वो शेयर्स ले सकता है, वो तो ऑप्शन है, उसे साइड में रखिए, बाकी 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, एंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ही कैलकुलेट हो रहा है। सिंस ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ऐसे इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग हमारी अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे होगी। इनिशियली फेयर वैल्यू विच इज 475 940 लेट से वो हमने निकाला ही 12% के हिसाब से। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे होगा? इनिशियल वाला डेट टू कैश 475 940, सब्सिक्वेंट वाली अकाउंटिंग में हम इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम ले लेंगे विच इज एट 10%, सॉरी 12%, बिकॉज दैट इज द मार्केट रेट। इसी रेट पे हमने डिस्काउंट किया था, यानी 57113, और जो अमाउंट मिल रहा है 10% यानी 50,000 रुपए जो मिल रहे हैं, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी रीपेमेंट ऑफ डेट। सामने वाला आपको डेट का पैसा लौटा रहा है, आप ऐसा समझ लीजिए। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक के? तो देखो, इससे पहले आपने लायबिलिटी की अकाउंटिंग की है, मैंने इसे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अकाउंटिंग बताया है। यहाँ पे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया एसीएम, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सपोज कीजिए आपने 5 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे और आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा है इसमें 10,000 रुपए का, तो इनिशियली हम लोग इन्वेस्टमेंट्स 5.1 पे दिखाएंगे इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सपोज ईयर एंड का फेयर वैल्यू है 6 लाख, और इस दिन भी ट्रांजैक्शन में एंटर करने के लिए हो सकता है आपको कोई खर्चा लगे, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि शायद आपको कोई खर्चा लगे, डजंट मैटर, इग्नोर की ट्रांजैक्शन कॉस्ट फ्यूचर में क्या लगेगा जब तक आप बेचते नहीं, इग्नोर। ये जो फेयर वैल्यू डिफरेंस है इसे मैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डाल दूंगा। इन्वेस्टमेंट डेबिट टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 90,000, और फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टू फेयर वैल्यू रिजर्व 90,000। एक बात ध्यान में रखिएगा, जिस दिन आप ये इंस्ट्रूमेंट को बेच दोगे, अगर ये शेयर्स है तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। अगर ये अदर दैन शेयर्स है, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, किसी भी इसमें आपका इन्वेस्टमेंट है, तो ये जो भी फेयर वैल्यू डिफरेंस है इट विल बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। ठीक है।
आई होप आप लोगों को इनिशियल क्लासिफिकेशन और सब्सिक्वेंट क्लासिफिकेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट समझ में आया होगा. लेट्स मूव टुवर्ड्स FVTPL. इसमें क्या डिफरेंस रहेगा? अगर मैं यही क्वेश्चन को FVTPL से सॉल्व करता हूं तो हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं करते, ये P&L में चले जाता है. ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. उसके बाद में फेयर वैल्यू का जो भी डिफरेंस आ रहा है वो P&L में जाता है. P&L नाम ही है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. आई होप आप लोगों के अकाउंटिंग एस्पेक्ट समझ में आए होंगे यहाँ पे. देन देयर इज ट्रेड डेट अकाउंटिंग एंड सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग. ट्रेड डेट के ऊपर में आप इन इन्वेस्टमेंट्स को अकाउंट कर लिया. सेटलमेंट डेट यानी वो T+2 नहीं होता है, ट्रेडिंग डे प्लस 2 डेज, 2 दिन बाद इन्वेस्टमेंट्स आपके बुक में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो उस दिन अकाउंटिंग कीजिए. सो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ERR के ऊपर होगा. इंटरेस्ट अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में जाएगा. हमने अभी 12% निकाला था, भले ही वो 10% रिटर्न दे रहा है, हम 12% ERR के अंदर में डालेंगे. ठीक है. इनकम में डालेंगे. OCI में फेयर वैल्यू डिफरेंस आपका OCI में जाएगा और P&L में जो भी फेयर वैल्यू डिफरेंस है वो P&L में जाएगा. फाइनेंशियल लायबिलिटीज के क्लासिफिकेशन दो ही तरीकों से होते हैं. अगर ये 4 कंडीशंस, एक बिजनेस मॉडल की कंडीशन और बाकी के 3 कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो वाली कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है, सेम रूल्स, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड अगर एक भी नहीं होती तो FVTPL, बिकॉज देयर इज नो FVOCI. देखिए FVOCI में वो चीजें जाती है जो इन्वेस्टमेंट्स हमारे लॉन्ग टर्म होल्ड करने का इंटेंशन है या रीइन्वेस्टमेंट का इंटेंशन है, तो ऐसे प्रॉफिट्स को P&L में मत डालिए अनलेस रियलाइज्ड. लायबिलिटी तो लायबिलिटी होती है, रीपे करना है, इसीलिए दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी ट्रांसफर टू P&L, नथिंग गोज टू OCI. ठीक है. रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सेम है. सपोज कीजिए कि एक डिबेंचर है 5 लाख रुपए का, आपने इशू किया है 10% पे, जिसके बदले में मार्केट रेट अभी भी 8% चल रहा है. 8% चल रहा है, पर इस डिबेंचर को लेने के लिए आपको कुछ ट्रांजैक्शन के खर्चे लग गए 0.2 लाख. तो बोलता है कि ऐसे में सबसे पहले तो सपोज कीजिए कि ये 3 ईयर वाला डिबेंचर है, तो 3 ईयर वाले डिबेंचर में लायबिलिटी में थोड़ा उल्टा कर देता हूँ, 11% मार्केट रेट कर देता हूँ. तो वो बोलता है कि आप जो भी पे करने वाले हो, जैसे कि आप 10% 50,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 3 ईयर, अब मार्केट रेट 11% लेंगे, प्लस 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय PV फैक्टर 3 ईयर 11% जो आप निकालेंगे. चलिए मैं आपको निकाल के बता देता हूँ. वन 185 36,550 487735. तो हम ये लोन हमारे बुक्स में 487735 पे दिखाएंगे. भले ही आपको जो अमाउंट मिला है वो 5 माइनस 0.2 4.8 लाख रुपीस मिला है. यानी हम लोग क्या दिखाएंगे कि आज हम लोगों को जो कैश मिला है वो है 4.8, फाइनेंशियल लायबिलिटी 4.87, 0.07 डिफरेंस P&L. इनिशियल रिकॉग्निशन, फेयर वैल्यू, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो P&L में चले जाएगा. सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन इसके ऊपर मार्केट रेट पे होगा, जो ERR हो गया. अब आगे जाके रेट 10 बार बदले हमको फर्क नहीं पड़ता, अब हम 11% पे ही करेंगे. जो रेट से आप डिस्काउंट करते हो वो रेट को ERR बोलते हैं. सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग वही रेट पे होती है. तो 11% 4.87 पे लगेगा, 0.54, और 50,000 रुपए का पेमेंट आप करने वाले हो तो फाइनेंशियल लायबिलिटी टू कैश 0.5, विच इज सिमिलर. वही पॉइंट्स जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अकाउंटिंग होती है अंडर फाइनेंशियल लायबिलिटी. तो ये हो गए कुछ इनिशियल क्लासिफिकेशन रूल्स. कुछ और रूल्स रहते हैं विच इज रिलेटेड टू रिक्लासिफिकेशन. रिक्लासिफिकेशन, पहली तो बात ध्यान में रखिए, आप अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड को FVTPL रिक्लासिफाई कर सकते हो, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड को फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिक्लासिफाई कर सकते हो,
FVOCI को FVTPL रिक्लासिफाई कर सकते हो। इनके अलावा और बाकी सारे रिक्लासिफिकेशन प्रोहिबिटेड है। पर कभी कभी बिजनेस कॉम्बिनेशन या कुछ रीजंस के कारण हो सकता है कि आपको अकाउंटिंग रिक्लासिफिकेशन बाकी के मेथड्स पे भी करना पड़े, इसलिए इंड AS आपको सारे पॉसिबल रिक्लासिफिकेशन समझाता है। वो बोलता है कि अगर आप अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से फेयर वैल्यू थ्रू P&L रिक्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट को फेयर वैल्यू पे दिखा दो, डिफरेंस को P&L में ट्रांसफर कर दो। इंस्ट्रूमेंट को फेयर वैल्यू पे दिखा दो और डिफरेंस को P&L में ट्रांसफर कर दो। सेकेंड पॉइंट, अगर आप अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखा रहे हो तो डिफरेंस को OCI में ट्रांसफर कर दो। डिफरेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू OCI। तीसरा, फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाला अगर आप अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे रिक्लासिफाई कर रहे हो तो फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन इज अज्यूम्ड कॉस्ट। फेयर वैल्यू on date of reclassification is assumed cost और उस दिन का मार्केट रेट is assumed ERR, effective rate of return। subsequent accounting इस बेसिस पे होगी, ठीक है। FVTPL to fair value through other comprehensive income, वो बोलता है अगर आप ऐसा रिक्लासिफिकेशन कर रहे हो तो फेयर वैल्यू तो है ही, फ्यूचर फेयर वैल्यू डिफरेंसेस को आप OCI में डाल देना। फ्यूचर फेयर वैल्यू डिफरेंसेस OCI में चले जाएंगे। फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टू FVTPL, वो बोलता है फेयर वैल्यू पे ही दिख रहा है। अगर इक्विटी है तो OCI को रिक्लासिफाई नहीं करना, OCI को P&L में रिक्लासिफाई नहीं करना, अदर्स OCI को P&L में ट्रांसफर कर दो ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन। एंड लास्ट वन, FVOCI टू अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, वो बोलता है कि ऐसा अज्यूम करो कि पहले दिन से ये इन्वेस्टमेंट अगर ACM पे होता तो आज ये कितनी वैल्यू पे दिख रहा होता। अकाउंट रेट्रोस्पेक्टिवली कि पहली बार ये इंस्ट्रूमेंट अगर ACM में दिख रहा होता तो आज ये हमारे बुक्स में कितने पे दिख रहा रहता। एंड OCI में जो भी बैलेंस है विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट्स। आप OCI का जो भी बैलेंस है उसे इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस रिक्लासिफिकेशन पॉइंट्स। उसके बाद में कॉन्सेप्ट आता है डी रिकॉग्निशन का। आप डी रिकॉग्निशन तब करते हो जब आपके राइट्स या तो एक्सपायर हो गए या आपने ट्रांसफर कर दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पार्शियल राइट्स ट्रांसफर करते हैं तो पार्शियल राइट्स पे डी रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि आपका 10% वाला 5 लाख रुपीस का डिवेंचर है जिसमें से आपने 6% इंटरेस्ट एलिमेंट और 3 लाख का प्रिंसिपल एलिमेंट सेल कर दिया। दोनों मिला के आपको पैसे मिल रहे हैं 4 लाख रुपए। लेट्स से 4 लाख रुपए। मार्केट वैल्यू ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट टुडे इज लेट्स से 6 लाख रुपीस, जिसमें से अब 4% इंटरेस्ट एलिमेंट जो आप होल्ड करके बैठे हैं और 2 लाख का प्रिंसिपल एलिमेंट जो आप होल्ड करके बैठे हैं, इनकी वैल्यूज है 0.8 और 1.2 रैंडम फिगर्स, ठीक है। तो 1.2 की जगह मैं इसे 1.3 कर देता हूं। तो वो बोलता है कि देखो आप अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आप कब डी रिकॉग्निशन, पार्शियल केस में कब डी रिकॉग्निशन कर सकते हैं, जब या तो आपने एक इंटरेस्ट स्ट्रिप या प्रिंसिपल स्ट्रिप पूरी तरह से बेच दिया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक इंस्ट्रूमेंट का कुछ शेयर पूरी तरह से बेच दिया अलॉन्ग विद इट्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट स्ट्रिप, जैसे 3 लाख रुपए का डिवेंचर अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एलिमेंट बेच दिया। पॉइंट नंबर 3, जब आपने अपने ये जो डिवेंचर्स है इसका
कुछ प्रिंसिपल पोर्शन, कुछ इंटरेस्ट स्ट्रिप आपने बेच दिया, तो आप डी रिकॉग्निशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं प्रोपोर्शनेट। यहां हमने कुछ प्रिंसिपल एलिमेंट और कुछ इंटरेस्ट स्ट्रिप बेच दिया। अब देखिए हमारे पास है इंटरेस्ट स्ट्रिप रिटेन्ड, प्रिंसिपल स्ट्रिप रिटेन्ड एंड सोल्ड पोर्शन, जिनकी सबकी फेयर वैल्यू मिला के 6 लाख है। इंटरेस्ट स्ट्रिप की 0.8, प्रिंसिपल स्ट्रिप की 1.3, यानी 3.9 सोल्ड पोर्शन की फेयर वैल्यू होगी। सवाल उठता है कि कॉस्ट किसका कितना है, क्योंकि मेरे बुक्स में तो इंस्ट्रूमेंट 5 लाख का दिख रहा है, तो बोलता है प्रोपोर्शनेट होगा, कॉस्ट प्रोपोर्शनेट होगा 5/6 के रेशियो में, 5 लाख बाय 6 लाख के रेशियो में, यानी 0.8 इंटू 5/6 0.67, 1.3 इंटू 5/6 1.08 और 3.25। ये 3.25 वाला कॉस्ट का इंस्ट्रूमेंट आपने बेचा कितने में है? बेचा है 4 लाख में। 3.9 फेयर वैल्यू है, बेचा 4 लाख में। फेयर वैल्यू और सेल वैल्यू जरूरी नहीं है कि सेम होगी। तो ऐसे में वो बोलता है कि आप अकाउंटिंग करते समय कैसे अकाउंट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट आपको मिले 4 लाख रुपए टू इन्वेस्टमेंट्स, 3.25 वाले इन्वेस्टमेंट्स हमने बेचे हैं, डिफरेंस हमारे P&L में चला जाएगा। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट स्ट्रिप डेबिट, प्रिंसिपल स्ट्रिप डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, इनको हम अलग से दिखा देंगे अब, 0.67, 1.08, 1.75। So this is the concept of partial de-recognition, पार्शियल डी रिकॉग्निशन। आई होप ये भी क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसके अलावा मैं एम्बेडेड डेरिवेटिव और हेज अकाउंटिंग का यहाँ पे सिर्फ थियरी पोर्शन कवर कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल पोर्शन कवर नहीं कर रहा। जैसे कि एम्बेडेड डेरिवेटिव क्या होता है कि एक डेरिवेटिव एलिमेंट है जो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूडेड है। जैसे फॉरेन से गुड्स खरीद रहे हो तो एक तरफ गुड्स खरीद रहे हो, एक कॉन्ट्रैक्ट है, पर ये फॉरेन करेंसी पे डिपेंडेंट है, ये उसके अंदर में एम्बेडेड डेरिवेटिव हो गया। तो करेंसी का रेट फ्लक्चुएट हो सकता है पर गुड्स का प्राइस आज फिक्स्ड है। ये कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि आपने इन दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए इफ दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। सेपरेट इंस्ट्रूमेंट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो अलग हो सकता है उसका डेरिवेटिव का डेफिनेशन फुलफिल करता है, और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग एफईटीपीएल पे नहीं हो रही है। यानी अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग भी एफईटीपीएल पे हो रही है तो वो बोलता है कि अलग करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने गुड्स खरीदे हैं $10,000, अभी मिल नहीं गए, मिलेंगे 3 months लेटर, तो 3 महीने बाद मिलने वाले हैं। तो आपने कुछ सोच के खरीदा होगा रुपीस के अंदर में। आज एक तो स्पॉट रेट अवेलेबल था लेट से 50 और एक 3 महीने का फॉरवर्ड रेट अवेलेबल था 60, तो आपने फॉरवर्ड रेट को दिमाग में रख के गुड्स खरीदा होगा। अब वो बोलता है देखो करेंसी का फ्लक्चुएशन और गुड्स का परचेज दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। गुड्स का परचेज पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी अकाउंटिंग एफईटीपीएल पे नहीं होती है, वो गुड्स है, पर उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन है जो आ सकता है वो एक डेरिवेटिव है और वो कंडीशंस भी सेटिस्फाई करता है। डेरिवेटिव की 3 कंडीशन होती है। एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0 होना चाहिए, जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आज हम कुछ भी पैसा नहीं दे रहे। वो किसी अंडरलाइन पे डिपेंडेंट होना चाहिए, तो अंडरलाइन यहाँ पे फॉरेन करेंसी है, ठीक है। और सेटलमेंट फ्यूचर में होना चाहिए, हम भी सेटल 3 महीने बाद ही करने वाले हैं। सिंस ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ये एक डेरिवेटिव है। वो बोलता है आप इनको अलग अलग कर दो। आप ये मान लो कि आप गुड्स खरीद रहे हो $10,000 इंटू 60 पे, क्योंकि आपने यही सोच के गुड्स खरीदा होगा। आज का स्पॉट रेट सोच के गुड्स नहीं खरीदा, फॉरवर्ड से कंपेयर कर रहे हो क्योंकि आपको पैसे 3 महीने बाद देने, गुड्स 3 महीने बाद आएंगे। आज आप ये मान लो कि गुड्स 6 लाख में खरीद रहे हो, आज अकाउंटिंग मत करना 3 महीने बाद, पर ये दिमाग में रख लो 6 लाख में गुड्स खरीद रहे हो। अब जो भी फ्लक्चुएशन आएगा वो डेरिवेटिव की अकाउंटिंग अलग से होगी, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी एम्बेडेड डेरिवेटिव व्हिच हैज नथिंग टू डू विद गुड्स। सपोज 3 months लेटर स्पॉट रेट 61 हो गया, तो वो बोलता है कि आप सबसे पहले तो गुड्स परचेसेस अपने बुक्स में दिखा दो 6 लाख पे, पर वो क्रेडिटर को पैसे तो 6.1 पे देने हैं, वो डिफरेंस P&L में जाएगा, उसे गुड्स के अंदर में मत डालना।
उसे गुड्स के अंदर डालने की जरूरत नहीं है. दिस इज कंसिडर्ड टू बी द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बेडेड डेरिवेटिव. जो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग परचेज करते हैं, द बायर ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए भी वो एम्बेडेड डेरिवेटिव होता है. लास्ट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज हेज अकाउंटिंग. हेज अकाउंटिंग क्या होता है? व्हेनेवर एनी इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि इसकी फेयर वैल्यू में फ्लक्चुएशन आए तो हमें नुकसान हो सकता है, या फिर इसके कैश फ्लो में फ्लक्चुएशन आए हमें नुकसान हो सकता है, उसे हेज करने के लिए एग्जैक्टली अपोजिट नेचर का एक इंस्ट्रूमेंट हम खरीद रहे हैं उसे हेज करने के लिए. दैट इज नोन एज हेज इंस्ट्रूमेंट. और ये जिसे हेज कर रहे हो उसे बोलते हैं हेड आइटम. डेजिग्नेटिंग वन और मोर इंस्ट्रूमेंट सो दैट their change in value can offset the change in fair value और cash flow of hedge. अब ये तीन तरह के होते हैं. एक होता है फेयर वैल्यू हेज, एक होता है कैश फ्लो हेज, और एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, जिसकी अकाउंटिंग भी कैश फ्लो हेज के जैसी ही होती है. मतलब आप नॉर्मल एक सोच के देखिए कि अभी हम लोगों ने जो बोला कि आपने एक 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है गुड्स परचेज करने का $10,000 पे एट द रेट ऑफ $10,000 पे. आज स्पॉट रेट है 50 और फॉरवर्ड रेट है 60. अब सपोज हमें डर लग रहा है कि इसका प्राइस फ्लक्चुएट हो जाएगा, तो हमने फॉरवर्ड में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 60 में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हेज करने का. तो जो फॉरेन करेंसी में कोई भी फ्लक्चुएशन हुआ तो हम बोल रहे हैं हम फॉरेन करेंसी 60 में बाय करेंगे, ये हमने आज फिक्स कर लिया. तो ये स्टैंडर्ड बोलता है कि अब इसमें जो भी फ्लक्चुएशन आएगा, बेसिकली आपने अपना कैश फ्लो को हेज किया है, आपके जेब से जाने वाले पैसे को हेज करने की कोशिश की है आपने, तो कैश फ्लो को हेज किया है, तो इसमें कैश फ्लो हेज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा. क्या डिफरेंस है? कैश फ्लो हेज इन फॉरेन ऑपरेशन, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, दोनों के अंदर में फेयर वैल्यू डिफरेंस हम OCI में लेके जाते हैं, वहीं फेयर वैल्यू हेज में डिफरेंस PNL में जाता है. जैसे कि हमारे पास गुड्स पड़े हैं, अब हमको लगता है कि वो फ्यूचर में बिकेंगे तो हमको नुकसान हो सकता है, तो हम उसकी फेयर वैल्यू को हेज कर दे रहे हैं, ऐसे में डिफरेंस PNL में जाएगा. यहाँ हम लोगों के जेब से जाने वाले पैसे को हम हेज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट कैश फ्लो हेज का लगाएंगे. सपोज कीजिए आगे जाके रेट 61 हो गया, वो बोलता है कि ये जो फॉरवर्ड का डिफरेंस है ₹1, अब ये तो आपको गेन हो गया ना, आपने 60 में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 61 का प्राइस हो गया, तो आपको तो ₹1 का फायदा है. ये ₹1 का गेन आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेके जाएंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेके जाएंगे. और फाइनली जब ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जाएगा, पूरा गुड्स के अगेंस्ट में पेमेंट हो जाएगा और ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा, उस दिन इसे रिक्लासिफाई कर देना PNL में. कैश फ्लो हेज का बैलेंस हमेशा PNL में रिक्लासिफाई होता है. ठीक है. नाउ कैश फ्लो हेज इज समथिंग जो मेरे लिए आपको समरी में समझाना इतना आसान नहीं है. अगर आपको कैश फ्लो में कोई भी डाउट होगा, कैश फ्लो के हेजिंग वाला जो वीडियो है अपन ने वैसे ही अलग करके रखा है, उसे वापस से पूरा का पूरा देख लीजिएगा. ठीक है. आई होप आप लोगों को यहाँ तक के जो भी समरी है रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट समझ में आई होगी. ये वाला वीडियो हम यहाँ पे